हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हरियाणा में परिपोर्ट चल रहे हैं, इसमें हम एसएस के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखो क्वेश्चन तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, सिलेबस वही रहता है और हर बार क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो पिछले कई सालों से यही क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार भी 101% गारंटी है कि फाइनल पेपर में और प्री बोर्ड में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह है। मतलब जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो विद्रोह हुआ था हमारा ये पहला विद्रोह माना जाता है। ठीक है, और इसमें कि क्यों हुआ था, इसके क्या क्या कारण थे, मतलब किस कारण से ये विद्रोह करना पड़ा था और फिर बाद में इससे मतलब क्या फ़ायदा हुआ, ये इसको दबाया गया या इससे कुछ सुधार आए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बनता है तो 5 नंबर का यही बनता है। तो चलिए देखते हैं कि 1857 का विद्रोह है। 1857 का विद्रोह जो हुआ था, भारतीय विद्रोह था, जो किसके खिलाफ हुआ था, भारतीयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह किया गया था। क्योंकि उस समय तक जो अंग्रेजी कानून था, वहाँ का रूल रेगुलेशन वो लागू नहीं होती थी। उस समय तक क्या थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही सिर्फ कहाँ हमारे यहाँ आई हुई थी और वही शासन कर रहे थे। तो 1857 का भारतीय विद्रोह है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। जो हमारा 1857 का विद्रोह था, ये विद्रोह जरूर हुआ था, पहला विद्रोह बोला जाता है, लेकिन ये सफल नहीं होता। इसके पीछे बहुत से कारण थे जिसके कारण यह क्या हुआ था, असफल हो गया था। और आगे देखते हैं ये विद्रोह हुआ था कैसे कैसे हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। जो भारतीय लोगों ने अपने अंदर की बात बताई थी, हम अपनी अभिव्यक्ति की थी, वह कौन सी थी, पहली थी, जिसके बारे में उन्होंने ब्रिटिश रूल का क्या किया था, डट के सामना किया था। सेकंड पे है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भी शुरू हुआ था, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें इसने हासिल कर ली। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें क्या था, ये जो सेना में भर्ती हुए थे ना जो इंडियन लोग, उन्होंने क्या है इसकी शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे क्या उस टाइम क्या था, जो अंग्रेजी शासन से हमारा हर तबका यानी हर पहलू जो क्या है प्रभावित हो चुका था, वह कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित था, जिसके कारण क्या है, यह सिपाहियों का विद्रोह से शुरू होकर कहाँ तक चला, अंत में इसमें क्या है, जो जनता की भागीदारी थी वह भी शामिल हो गई। जो इस विद्रोह को क्या है बहुत से नामों से जाना जाता है। इसको सबसे पहले क्या है, सिपाहियों की वजह से शुरू हुआ था, तो इसको क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। जो किस कौन कहता है इसको, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा गया है। भारतीय विद्रोह माना जाता है, महान विद्रोह कहा जाता है, किसके द्वारा कहा जाता है, भारतीय इतिहासकारों द्वारा। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध या संग्राम भी इसको कहा गया, किसके द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इसको ऐसा कहा गया है। आगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि 1857 का विद्रोह था क्या एक्चुअल में, मतलब फिर इसका कारण क्या थे, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण जो हमारी जनता है, जनता को यह विद्रोह करना पड़ा। तो आइए हम एक एक करके इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है विद्रोह के कारण। विद्रोह के कारण, विद्रोह के कारण को हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि ये सैनिकों ने विद्रोह किया तो वो सैन्य कारण हो गए, ठीक है। उस समय जो रूल रेगुलेशन लागू किए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कुछ राजनीतिक कारण में भी आते थे। और जैसे वो क्या है, हिंदू धर्म की बजाय क्या है, ईसाई धर्म को क्या है ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, जिसके कारण हम इसको धार्मिक कारण भी मान सकते हैं। तो ऐसे हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करके, जैसे अलग अलग कारणों में डिवाइड करके इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि अलग अलग कारण कौन से थे। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण कौन से हैं, जो राजनीति से रिलेटेड थे। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, अंग्रेजों की जो
विस्तारवादी नीति थी। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज ऐसा नहीं कि जहाँ पे आए उन्होंने छोटी कंपनी स्टार्टिंग की थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने विस्तारवाद की नीति अपनाई और ये आगे चलकर एक विद्रोह के रूप में सामने आई। यदि किसी को दबाया जाता है तो कब तक दबेगा, ठीक है, सहन करने की कोई एक लिमिट होती है, उसके बाद क्या है कोई ना कोई, हर कोई क्या है विद्रोह करता है। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापगत का सिद्धांत था। व्यापगत का सिद्धांत के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, जो इन्होंने लागू किया था। व्यापगत का सिद्धांत क्या होता है कि पहले क्या होता था, वैसे राजे महाराजे शादी तो बहुत करते थे, लेकिन फिर भी क्या होता था, कई राजों के क्या है उनकी संतान नहीं हो पाती थी, ठीक है, भोग विलास में पड़े रहते थे, पैग मार के, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब किसी राजा की संतान नहीं होती थी ने, और फिर क्या है, राजा यदि किसी को गोद लेना चाहे, गोद लेके अपना उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहे, तो अंग्रेजों ने क्या है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोई भी राजा ऐसा नहीं कर सकता था, जिसके कारण क्या है विद्रोह फैला, ठीक है। आगे है, बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। जैसे धीरे धीरे क्या करते थे ये जो हमारे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण क्या है राजाओं को हटा देते थे और उनको एक कठपुतली यानी उनको क्या है अपने अधिकारक क्षेत्र में लेके जैसा वो भी ऑर्डर देते थे वैसा ही उनसे करवाते थे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे यदि कोई राजा ही किसी के अंडर में आ गया तो उसके नीचे जो भी सत्तारूढ़ी थे, जिनके पास अच्छी पावर थी, अच्छा पैसा था, उनके मन में क्या है भय पैदा हो गया कि उनके बाद उनका नंबर आएगा। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र कौन होता है, दत्तक पुत्र जो गोद ले रखा है उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। इसको कौन सी नीति बोला जाता है, व्यापगत की नीति बोला जाता है, जिसमें यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं है, फिर उसमें क्या है यदि कोई राजा किसी अपने पुत्र को गोद लेके उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहे अपने राज्य का, साम्राज्य का, तो ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसने दत्तक पुत्र को क्या है जो झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं मिली थी। डलहौजी ने अपने ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो व्यापगत की सिद्धांत था किसने दिया था, डलहौजी ने दिया था। और उसके झांसी के बाद ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था, सतारा, नागपुर और झांसी जैसी रियासतों पर भी क्या है अधिकार प्राप्त कर लिया। इनके जो राजा थे उनकी कोई अपनी की संतान नहीं थी, और बाद में क्या हुआ कि जो दत्तक पुत्र को बैठने नहीं देते थे, और जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए इसी के द्वारा। फिर क्या है, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या है अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राजा अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। देखो, जब भी हम क्या है किसी की रोजी रोटी छीनते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, तो हम बहुत छोटे स्तर पर तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि बड़े लेवल पर ऐसा करना चाहें तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। धीरे धीरे जो क्या है लोगों में हतोत्साहित हो जाएंगे, जिसके कारण उनमें आक्रोश की भावना पैदा होगी और वो क्या ऐसा होने नहीं देंगे। नेक्स्ट है व्यापगत का सिद्धांत। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो इसमें गोद लेने वाली बात है, यदि किसी का कोई संतान नहीं होती थी तो वो अपने गोद लेके ऐसा कर सकता था कि उसको सिंहासन पर बिठा सके, लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी था उसने ऐसा क्या कर दिया, बंद कर दिया। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यापगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। कब आई थी, 1840 में आई थी। इसमें क्या था, अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान, मतलब यदि उसकी कोई संतान नहीं होती थी, होने पर उसको अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु के होने के बाद या सत्ता का त्याग करने के बाद शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। किसके द्वारा कर लिया जाता था, अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। ये तो थे हमारे राजनीतिक कारण, ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक और धार्मिक कारण, कि मतलब समाज में ऐसे क्या परिवर्तन आ गए थे या धर्म में ऐसे कौन से परिवर्तन आ रहे थे जिसके कारण जो लोगों में क्या है आक्रोश की भावना पैदा हुई। सबसे पहले कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ क्या है अमानुषिक
व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब मनुष्यों से हटके, यदि कोई मनुष्यों जैसा व्यवहार करता तो फिर तो ठीक था, फिर तो इतना असंतोष पर नहीं फैलता। लेकिन क्या है, जो अंग्रेज़ों ने क्या है, मनुष्यों से बहुत ज़्यादा निम्न स्तर का व्यवहार करने लगे, जिनके कारण उनमें क्या है, आक्रोश पैदा हुआ। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित हो था। जो पश्चिमी सभ्यता है ना, इसके कारण क्या है, अब अंग्रेज आ गए थे, वो अपने रूल रेगुलेशन अपना रहे थे। उनका यदि कोई व्यक्ति कहीं से आता है तो व्यक्ति सिर्फ फिजिकली रूप में नहीं आता, वो उसके साथ मेंटली आता है। ठीक है, मेंटली में क्या होता है कि जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, उसको भी वो साथ में लेके आता है। जब अंग्रेज आए थे तो क्या है, धीरे धीरे वहाँ का जो कल्चर था उसको क्या है, यहाँ पे यूज करने लगे, जिससे क्या होता है, यहाँ पर असंतोष का भावना फैलने लगी। और असंतोष तो कल्चर को लेकर फैलता ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़माना जमाए बदल गया, कोई किमें पै रहा है, कोई किमें पै रहा है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए अपने टॉपिक पे रहते हैं। सेकंड पॉइंट है, भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता। मतलब लोगों को टेंशन हो गई थी कि यह क्या हो गया, क्या देखने को मिलेगा आगे आगे, ऐसे ऐसे करके कुछ टेंशन आ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ा। जो अंग्रेजों के रहन सहन थे, हमारे अलग थे, उनके अलग थे, तो इसके कारण क्या है, उनमें एक मतभेद पैदा हो गया, जो आगे जाके क्या हुआ, मनभेद का कारण बना। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी। यदि कोई भारतीय क्या है, कंपनी के जो शासन था ना, कंपनी में कोई जॉब वगैरह करता था, यदि वो क्या था, ईसाई धर्म अपना लेता था तो क्या उसका प्रमोशन जल्दी दे देते थे। इससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैल गया, संदेह की दृष्टि से देखने लगे कि क्या है, ये तो हमारा क्या है, धर्मांतरण कर रहे हैं, यानी धर्म का परिवर्तित करा रहे हैं। भारतीय धर्म का अनुपालना करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने तथा विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। जो सती प्रथा होती थी, सती प्रथा क्या होती थी, यदि किसी लेडीज़ का या किसी औरत का हस्बैंड गुजर जाता था तो उसको क्या है, उसकी चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति रहती होगी, हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट था कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या क्या होती थी कि यदि किसी को पता चलता था कि किसी के गर्भ में क्या है, कोई कन्या है, तो उसको मार दिया जाता था। ऐसी ऐसी प्रथाओं को क्या है, अंग्रेज़ों ने समाप्त किया। यदि देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यदि यही स्थिति आज चली होती तो हमारा जो समाज है, आज का समाज है, वो बहुत ही निकृष्ट होता। ठीक है, ये तो अंग्रेज़ों का शुक्र मनाओ कि ऐसे ऐसे उन्होंने कानून पारित कर दिए जिसके द्वारा हमें फ़ायदा भी हुआ। देखो, कोई भी सभ्यता आती है, संस्कृति आती है, ठीक है, ना तो कोई 100% गलत होती है, ना कोई 100% सही होती है। प्रत्येक की अपनी कुछ कमियां होती हैं, कुछ अपने क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम के लोगों ने क्या इसको खतरा माना कि हमारा जो धर्म है, मतलब जो हमारी सामाजिक है, रीति रिवाज है, उनके खिलाफ इसको खतरा माना। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की रूढ़िवादिता को भी सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि जो रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। मतलब क्या ही कहें अब हिंदुओं के बारे में, बहुत गजब है। आर्थिक कारण, अब सबसे पहले हमने पॉलिटिकल कारण देखे थे, पॉलिटिकल कॉज, फिर सामाजिक कारण देखे थे, अब ये क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक का क्या मतलब होता है, पैसे से संबंधित। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम क्या है, भारी भरकम कर लगाने लगे। कर वसूली की क्या है, तरीके सख्त थे, जिससे क्या है, उनको ज़्यादा परेशानी हो गई। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण क्या है, उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद, जो सिपाही
सिपाही थे क्या थे, वो किसान या मजदूरों के बेटे थे। यदि उनके परिवारों के साथ ऐसा होगा क्या, तो फिर वो क्या है, उनमें जल्दी गुस्सा आ गया। ठीक है। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उसके लिए क्या है, औद्योगिक क्रांति में क्या है, प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर होने लगा था। फिर उनको क्या है, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। कच्चे माल की आवश्यकता के लिए क्या है, वो अपनी कॉलोनी सेट कर रहे थे। तो यहाँ से जो कच्चा माल था उसको बहुत ही सस्ते रेटों पर खरीद के इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर करके फिर क्या है, यहीं पे उसको महंगे भाव में बेचते थे। और क्या है, भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। अब क्या है, जो भारत में हाथों से कपड़ा बनाया जाता था, यानी सूती वस्त्र उद्योग था, वो क्या था, वो काफ़ी महंगा पड़ता था। यदि मशीन में जो प्रोडक्शन होता है वो बल्क में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो सस्ता पड़ता है। अब कोई एक व्यक्ति एक बनाएगा तो उससे क्या है, वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, उससे प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ गई। आगे नेक्स्ट है सैन्य कारण। सैन्य कारण मतलब सैनिक कारण क्या थे। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, इसका नाम क्या है, सैनिक विद्रोह भी है या सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, यानी कौन थे, भारतीय सिपाही थे वो 87% थे। और क्या है, बाकी के जो 13% बच गए वो कौन थे, ब्रिटिश थे। लेकिन क्या है, जो हायर पोस्ट थी उन पे क्या है, ब्रिटिश को बिठाते थे, और जो लोअर पोस्ट थी उन पे क्या है, हमारे जो भारतीयों को भर्ती किया जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उनको पैसा भी कम मिलता था और काम ज़्यादा करना पड़ता था। उनसे अपने घरों से क्या है, बहुत दूर काम करने के लिए दिया जाता था। वर्ष वर्ष दो वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र से पार, यानी समुद्र से होकर भी जाना पड़ सकता। लेकिन उस समय जो भारतीयों की मानसिकता थी, वो मानसिकता ये थी कि भारतीय ये मानते थे, यदि हम समुद्र पार करेंगे तो क्या है, इससे हमारे देवी देवता हैं जो क्या है, नाराज हो जाएंगे, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है तत्कालिक कारण। तत्कालिक मतलब जो हाल फिलहाल में उस समय चल रहे थे। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। एक अफवाह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में कारतूसों में जो उस समय की बंदूकें होती थी, उसमें क्या होता था, जो उसकी कारतूस यानी गोलियां होती थी, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब सैनिक में जो सेना थी उसमें 87% कौन थे, हिंदू और मुस्लिम थे। अब दोनों के लिए ये ऐसा है नहीं, बात हो गई कि हम सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि उस समय जो कारतूस होता था ना, जो गोली होती थी, उसको पहले मुंह से छीला जाता था, फिर क्या है, लोड किया जाता था। इससे क्या है, उनमें दिक्कत आ गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए मैं बाद में क्या है, संशोधन भी किया, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, वापस भी ले लिया था। लेकिन तब तक क्या है, विद्रोह हो गया था, मतलब लोगों में असंतोष, सैनिकों में असंतोष फैल गया था। मार्च 1857 को नए राइफल का प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। जो सबसे पहला विद्रोह किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को क्या है, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई, और 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की क्या क्या सज़ा दे दी गई। उसके बाद ये थे कुछ इसके कारण। सबसे पहले क्या है, राजनीतिक कारण देखे थे। राजनीतिक में सबसे मेन था जो विस्तार और उनकी व्यापकता की नीति। ठीक है। उसके बाद थे सामाजिक कारण। सामाजिक में क्या है, धर्म परिवर्तन करवाते थे। और उसके बाद आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सैलरी कम मिलती थी, और क्या था, कर्ज ज़्यादा वसूल किया जाता था। उसके तत्कालिक कारण में क्या था, जो गोली थी यानी कारतूस था, कारतूस में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी होती थी। फिर इसका दमन और विद्रोह कैसे कैसे हुआ था। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा कर दी गई थी। विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, मतलब
क्यों सफल नहीं हुआ? तो सीमित प्रभाव था। उस समय जो विद्रोह था ना, वो व्यापक नहीं फैला था। मतलब कुछ कुछ छुटमुट क्या है, एकजुट होकर वो क्या कर रहे थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। विद्रोह का मुख्य रूप से क्या है, दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जमीन होती है, उसको क्या दोआब कहते हैं। जैसे सिंधु और क्या है, यमुना की नदी के बीच की जमीन, इसमें क्या होता है, सिंध आ गया, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब का अधिकांश भाग इसमें शामिल आता है। दक्षिणी प्रांतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। और इसमें सबसे मेन था, प्रभावी नेतृत्व नहीं था। उस समय क्या है, नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी थी, जिसके कारण क्या है ये हुआ। सीमित संसाधन, अब अंग्रेजों के पास तो हर तरह के संसाधन थे, लेकिन जो भारतीयों के पास थे संसाधन थे वो बहुत ही सीमित मात्रा में थे। उनके पास ना तो हथियार थे, ना इतना धन था ताकि वो क्या है उसको यूज कर सकें। उसके बाद है मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की क्या है मदद की। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था, विद्रोह का परिणाम होने के बाद क्या होता, जो 1857 की क्रांति थी उससे पहले क्या था, कंपनी का शासन होता था। उसके बाद जो जब ये विद्रोह हुआ, इसके बारे में कहाँ पता चला, इसके बारे में इंग्लैंड में पता चला। फिर क्या हुआ कि जो वहाँ की ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या है कंपनी को हटाकर एक क्या है प्रत्यक्ष ब्रिटिश राज का शासन यानी अपने हाथों में सीधी जिम्मेवारी ले ली। और वहाँ पर क्या इसकी घोषणा पहले वायसराय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। ठीक है। और क्या था, धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यह वादा भी किया उसके बाद कि वे भारत के लोगों और धर्म के सामाजिक जो भी रीति रिवाज हैं उनका सम्मान करेंगे, उनको क्या है ठेस नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, भारतीय शासकों को अधिकार दिया गया था। और क्या था, व्यापक जो सिद्धांत था उसको भी खत्म कर दिया गया। कोई भी क्या है अपने, यदि किसी निसंतान राजा होता था तो उत्तराधिकारी के रूप में यदि किसी को गोद लेना चाहे तो ले सकता था। इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए जो पहले नहीं थे, एक दूसरे को क्या है टांग खींचते रहते हैं, भारतीयों को बताइए तुम्हें। हालांकि विद्रोह वंचित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन फिर भी क्या है, जो एक राष्ट्रवाद का जो बीज था इन्होंने वो बो दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको फाइनल एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से लिख के आओगे तो क्या है, आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। और इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले तो आप पक्का अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि देखने को मिल जाए फिर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण उपभोक्ता के साथ शोषण होता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि एक उपभोक्ता होता क्या है। उपभोक्ता मतलब उपभोग, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु का उपभोग करता है वो है उपभोक्ता होता है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ग्राहक होता है और उपभोक्ता होता है वो दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। यानी जो कंज्यूमर होता है और कस्टमर होता है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग कैसे हो सकते हैं, मान लो ठीक है, घर पे किसी ने, आपकी मम्मी ने कोई चीज़ मंगाई, ठीक है, आपकी मम्मी तो लेने नहीं गई, ठीक है, आप उसको लेके आए और आपने आपकी मम्मी को दे दी। ठीक है, तो कस्टमर कौन हो गई, आप हो गई, और कंज्यूमर कौन हो गई, आपकी मम्मी हो गई। ठीक है, इस प्रकार दोनों अलग अलग हो सकते हैं। उपभोक्ता कौन होता है, जो भी वस्तु का उपभोग करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता आंदोलन क्या है, उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है उसके साथ कई बार कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे काफ़ी अक्ति होती है। इसके कारण क्या है, वह अपनी वकालत करता है, यानी उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, उनका सहारा लेकर क्या है आंदोलन करता है, उसको उपभोक्ता आंदोलन कहा जाता है।
इस प्रकार का आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की वकालत करता है, खासकर जब उन अधिकारों का निगमों, सरकारों तथा अन्य संगठनों के कार्यों द्वारा सक्रिय रूप से उल्लंघन किया जाता है जो उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो ऐसा बहुत बार हो रहा है कि जो एग्जाम्पल तो कुछ और दिखाया जाता है लेकिन बेचा कुछ और जाता है, विज्ञापन में कुछ और दिखाते हैं, बेचते कुछ और है। जैसे फेयर एंड लवली से लगा लो, ठीक है, फेयर एंड लवली से ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं और लोग क्या है उसको रियलिटी मान के खरीदते भी हैं। मतलब इस प्रकार झूठे विज्ञापन देकर उसका शोषण किया जाता है। कभी कभी असंभव चीज़ों की गारंटी दी जाती है जिससे क्या है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। विज्ञापित उत्पादों की गुणवत्ता नहीं होती, उनकी कीमत में वृद्धि होती है और अक्सर लाभप्रद, मतलब इस प्रकार बहुत सी चीज़ें हैं जो जिससे क्या उनका शोषण होता है। इन्हीं सभी शिकायतों को देखते हुए ग्राहकों को MRTP आयोग को सूचित करना चाहिए ताकि उनके शोषण और व्यापार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई से मुक्त किया जा सके। ग्राहक ऐसे मामलों को खाद्य विभाग को भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं यदि उनके साथ इसी प्रकार कुछ गलत होता है। तो नेक्स्ट है कि कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकार। ये है 10th क्लास की SS में, मतलब जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, ये क्वेश्चन 100% बनता है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि बोर्ड में नहीं आता तो फिर भी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एक उपभोक्ता के पास क्या क्या अधिकार हैं, कि किन किन वजह से वो क्या है अपने आप को सेव कर सकता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में क्या है, सभी प्रकार के खतरनाक ये मेनली 6 अधिकार है। नंबर 1 है सभी प्रकार के खतरनाक सामानों और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार, जो भी खतरनाक चीज़ें होती हैं उनसे सुरक्षा का अधिकार। सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह से सूचित करने का अधिकार, यदि उसको किसी प्रकार की चीज़ दिखाई जाती है तो उसके बारे में उसको बताना चाहिए। ठीक है, माल और सेवाओं में मुक्त विकल्प का अधिकार यानी चुनने का अधिकार। अब आप दुकान पे जा रहे हो तो कोई दुकानदार ऐसा फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही चीज़ लो, आपको जो चीज़ पसंद आएगी तो आप उसके साथ जा सकते हैं। उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार, जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसका निवारण करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार। ये इस प्रकार 6 अधिकार थे जो एक उपभोक्ता के पास होते हैं। क्या है, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। अब है उपभोक्ताओं का शोषण निम्न तरीके से होता है, मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं, यदि क्वेश्चन बनता है कि उपभोक्ता आंदोलन किसे कहते हैं और उपभोक्ताओं के ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा उनका शोषण होता है या किन किन कारणों से उपभोक्ताओं का शोषण होता है, तो ये इस प्रकार है। पहला तो है माप तोल में कमी, यदि कोई दुकानदार आपके साथ माप तोल में कमी करता है तो उसके क्या है, आपके साथ शोषण होता है। निर्धारित खुदरा, मतलब जो मूल्य से अधिक मूल्य लेना, यदि उस पर क्या है MRP 100 है और आपसे 150 रुपये या 100 रुपये से अधिक ले रहा है तो क्या है, आपका शोषण है। निम्न सतर तथा समाप्ति की तिथि यानी एक्सपायर डेट के बाद भी वस्तुओं का बेचना, वस्तुओं में मिलावट करना, दूध में पानी मिला देना और वस्तुओं की गलत तथा अधूरी जानकारी देना। किसी वस्तु के बारे में यदि कोई ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए और वह क्या उसको छुपा लेता है तो इससे भी क्या होता है, आपका शोषण होता है। सेवा की शर्तें के अनुसार उपभोक्ताओं को उपयुक्त सेवा नहीं देना। ठीक है, घरेलू उपकरणों और यंत्रों के उत्पादन में सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करना। इसके साथ ही आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए जो हमारे 10th क्लास के SST यानी हरियाणा बोर्ड में प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। कॉमर्स विद सुनील जांगड़ा। थैंक यू।